अगला लिखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में पहला कार्यक्रम है लक्ष्य कार्यक्रम। मार्च 18 में इसको लक्ष्य कार्यक्रम मार्च 18 में इसको लागू किया गया। इसका उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में, यानी मोटा मोटी यही है कि जो प्रसूति गृह है, यानी कि जो लेबर रूम है, प्रसूति गृह में जो शल्य चिकित्सा होती है, यानी कि जो सर्जरी होती है, यानी उस सर्जरी का और उस लेबर रूम का स्टैंडर्ड उठाना, का स्तर और गुणवत्ता में वृद्धि करना। ठीक है, इतना ही काफ़ी। आगे लिखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी गुणवत्ता में सुधार करना और इसका लक्ष्य है, इसका थोड़ा लक्ष्य को ध्यान से लिखिए, ये सवाल बन सकता है। लिखिए पहला लक्ष्य है इसका जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ बर्थ 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना। अभी आप लोग एक आंकड़ा अखबार में पढ़े होंगे, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं आप लोग? कितने लोग अखबार पढ़ते हैं रोज़? ये पूरे क्लास में एक आदमी केवल अखबार पढ़ता है। आप पढ़ती हैं? आप पढ़ती हैं, आपको हम कहाँ मना करें, आपका तो देखे नहीं है। हम लोग विद्या मंदिर में पढ़ते थे, जैसे विद्या मंदिर ना सरस्वती विद्या मंदिर, तो 10 तक हम वहीं से पढ़ाई किए। तो आचार्य जी लोग कहते थे टीचर को आचार्य जी, तो वो लोग पहुंच जाते थे घर पर। आज भले लगता था कि ठीक ही करते थे, लेकिन उसमें तो बहुत गुस्सा आता था कि स्कूल में तो जिन्हें नहीं दे रहे हैं, घर पर भी हाँ पहुंच जाते भोरे भोरे। हम 11 लोगों को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है ना, तो 11 में एक तो बिहार का है, बाकी सब बताइए। सब तो नामी लोग हैं। विजय, आपको रवि दहिया है, अवनी लखेरा है, फिर सबसे पहले तो नीरज चोपड़ा है। खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाएगा इनको? बढ़िया अखबार पढ़िए तो बताइए। पूछ रही है कि बता रही? खेल रत्न पुरस्कार ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर दिया था 29 अगस्त को। वो तो जिस दिन खेल रत्न का नाम बदला उसके बाद ही तो ओलंपिक में मेडल आया। ठीक है, लिखिए अभी क्या हुआ है। अखबार हम इसलिए पूछे कि अभी कुछ दिन पहले अखबार में हम पढ़ रहे थे कि कोरोना ने जो इफेक्ट दिया उस पर एक सर्वे हुआ है। कोरोना का अभी तक क्या इफेक्ट है, आगे क्या देगा अभी तो नहीं कर सकते। तो भारत में प्रति व्यक्ति जीवन प्रत्याशा 2 साल के लिए घट गई। 67 से बढ़ा के 70 करना चाह रहा है ना, 67.5 से, कि 69 से 67 आया है कोरोना के चलते। भारत में जीवन प्रत्याशा पहले 69 थी, आप लोग को याद कीजिए, 69 था, और यहाँ क्या लिख रहा है 67.5। यानी एक कोरोना ने पूरे भारत के जीवन प्रत्याशा को 2 साल कम कर दिया। क्या बोल रहे हैं कि अभी जैसे कि 17 का ही आंकड़ा है, लेकिन अभी यदि आप कोरोना के पहले के बाद देखते तो 69 हो गया था। भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना हो गया था लेटेस्ट रिपोर्ट में? 69। वो फिर कहाँ पर है? अभी भी 67 पर आ गया। यानी कि जहाँ 2017 में था आज भी वहीं पर है, और ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे लोग, क्योंकि अभी 67 से वहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर 2.5 साल बढ़ाना, 2.5 साल बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। यह पूरे भारत का एवरेज है। इसमें से क्या कि जीवन प्रत्याशा यदि 67.5 है, दैट मीन्स कि कोई आदमी 90 साल जिएगा और कोई आदमी 45 साल जिएगा। अब इसी में जो चिमड़ होगा 100 साल जी जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अरे कुछ नहीं, देखिए ये जीवन प्रत्याशा क्या है, मान लीजिए यह है एक आदमी जी रहा है 75 साल, एक आदमी जी रहा है 50 साल, और किसी का हो गया 25 साल में बेचारे के साथ दुर्घटना घटित हो गया, और एक आदमी गया वो बोला कि ना हम तो भाई सरकारी अधिकारी हैं, हमको क्या टेंशन है, जाके चिड़ियाखाना में दौड़ रहा है और 2.5 साल से सैलरी को टच नहीं किया है, सैलरी टच ही नहीं किया 2.5 साल से। तो यदि वो आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के जद में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इतना दिन तक वो पहुंच जाएगा दौड़ते दौड़ते। तो इन चारों को जब जोड़िएगा तो कितना आएगा, अब भाग दीजिएगा 4 से, तो कितना हुआ जोड़ के? तो 250 को 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 62.5। नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जा रहा था, तो ये हो गया बस। तो ये जीवन प्रत्याशा हो गया। ठीक है, क्या तुम्हारा 100 साल निकल रहा है क्या आयु? वही बोला ना कि देखिए आप शतायु हो, ये बहुत अच्छा है। अशोक को एक आदमी दिया कि आप शतायु हो, तो बहुत खुश हुआ। लेकिन एक थोड़ा कर्कश बोलने वाला था, बोला कि आपके सारे भाई बहन माता पिता सब आपके सामने ही मर जाएंगे।
तो उसको बोला गर्दनें कटवा देंगे। कहने का मतलब है कि भाई जब बहुत दिन जिएगा, वो लोग आयु है नहीं उतना, तो आपके सामने ही ना सब मरेगा। तो बहुत आयु हो नहीं, सब संग गच्छध्वम संबद्धम, सब लोग बढ़ें और सब लोग सुखी रहें। संस्कृत में दिया जाता आशीर्वाद तो कहा जाता है जीवेम शरदः शतम। क्या कहते हैं? जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम, यानी कि 100 शरद ऋतु को आप देखें और 100 शरद ऋतुओं तक आप जिंदा रहें। उसके बाद कहता है प्रव्रवाम शरदः शतम, यानी 100 साल तक आप अच्छे तरीके से बोले, नहीं कि आवाज़ लड़खड़ा रहा, ये नहीं, प्रव्रवाम, तो जिए भी, देखे भी नहीं, आँख भी ठीक रहे और बोली भी ठीक रहे। समझ रहे हैं? यानी पूर्ण स्वास्थ्य, हर एक अंग की कामना के साथ आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जीवेत शरदः शतम। ठीक है, तो आगे से किसी को जन्मदिन में विश करना हो तो हैप्पी बर्थडे के बदले लिख के देखिए जीवेम शरदः शतम, कितना अच्छा लगेगा। जीवेम शरदः शतम, पश्येम शरदः शतम और प्रव्रवाम शरदः शतम, अच्छे तरीके से बोले। ठीक है ना? तो अगला लिखिए, ये 70 साल जो करना है, 67.5 से 67.5 से बढ़ा के 70 ईयर्स जो करना है, वह कब करना है? 2025 तक, 2025 तक का ये टारगेट है। ठीक है, अगला है वर्ष सेकंड लिखिए, वर्ष 2025 तक कुल प्रजनन दर, TFR जो कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 तक लाना। वर्तमान में वही 3 उरी के आसपास होगा, 2.3 के आसपास, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन अब क्या है कि यही सवाल बन जाएगा कि चलिए अगला तीसरा इसका टारगेट है 2022 तक DALY, डिजेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष। मान लीजिए किसी के साथ कोई चैलेंज है, ठीक है, कोई दिव्यांगता है, तो उसका लाइफ ईयर का कैलकुलेशन जो है उसको फिर से समझिए, इसी को DALY बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 2022 तक इसके इंडेक्स को नियमित निगरानी करना, यानी कि किसी के साथ कोई डिजेबिलिटी है तो वह उसकी जीवन प्रत्याशा या जीवन आशा किस तरीके से घट या बढ़ रही है, उसको मॉनिटर करना 2022 तक। 2025 तक मृत्यु दर को घटा के 23 पर लाना, यानी यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का टारगेट है। कितना पूछ दे क्या टारगेट है, तो 23 पर लाना। और मातृ मृत्यु दर को, जैसे कि जन्म के समय जो माताएं मर जाती हैं, ऐसा बहुत होता था पहले, अभी कम हुआ है, लेकिन इसको भी और भी अभी हो ही रहा है, तो इसको 100 तक लाना, यानी प्रति 1 लाख प्रसव में मैक्सिमम 100 आदमी का डेथ हो। प्रसव बहुत खतरनाक चीज़ है। ऋग्वेद में 3 बीमारी का जिक्र है। ऋग्वेद में पूछ दे सवाल के ऋग्वेद में कितनी बीमारियों का जिक्र है, तो 1 लाख प्रसव पर, यानी 1 लाख बच्चे का जन्म होगा ना, तो उसमें 100 ऐसा केस होगा जिसमें माताओं की मृत्यु हो सकती है। इसको मिनिमम, हाँ अभी ये ज़्यादा है, इसको मिनिमम 100 तक लाना, यानी मैक्सिमम 100 तक लाना। तो ऋग्वेद में 3 बीमारी का जिक्र है। शिरोवेदना, लिखिए मत, ये तो ऐसे ही हम एक प्रसंग सुना रहे हैं आपको, ये इतिहास में पढ़ाए हैं आप लोगों ने। एक है शिरोवेदना, सर का दर्द, शिरोवेदना। दूसरा बीमारी है मिर्गी। ठीक है, मिर्गी का भी जिक्र ऋग्वेद में है। और तीसरा जो बीमारी का जिक्र है वह है गर्भाधान। मतलब सोचिए कि जब कोई व्यवस्था नहीं थी शल्य चिकित्सा की, सर्जरी की, मेडिसिन की, और आदमी देखा कि फलना जो है गर्भवती हो गई। और गर्भवती का जब बच्चा होना है, जैसे जानवर का बच्चा होता है ना सबके सामने पब्लिकली, तो पहले कबीलाई संस्कृति में ऐसे पब्लिकली बच्चा होता था, और उसमें जान 50% केस में जान चली जाती थी। तो जब कोई औरत गर्भवती होती थी तो अगल बगल के लोग जो भी उसके कंसर्न में है जो है दुखी हो जाते थे कि अभी बचेगी कि नहीं बचेगी, क्योंकि कोई उपाय नहीं था ना। आज ना आपके पास शार्प ब्लेड है, शार्प सिलाई के साधन उपलब्ध हैं,
ब्लीडिंग बंद करने के तमाम दवाइयाँ और संसाधन उपलब्ध है। सोचिए कि एक छोटा सा, हमारे कई जानने वाले हैं कि जिनका एक छोटा सा नस कट गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग के चलते ग्रामीण एरिया में लोग मर जाते हैं और कोई कारण नहीं होता है। वेन्स से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, आपका तुरंत ही सारा सिस्टम चौक कर जाएगा। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी कि भाई जब कोई साधन नहीं है और बच्चा का जन्म नॉर्मल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, तब तो बच्चा को मारिए चाहे माता को मारिए या दोनों को मारिए, दोनों मर ही जाते थे। इसलिए जो हेल्थ पे पैरामीटर बढ़े हैं उसका इंडिकेटर ही होता है कि माताओं की कितनी मृत्यु हो रही है, बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसीलिए इसको रुक के आपको हम समझाएं। चलिए, इसमें और भी पैरामीटर हैं स्वास्थ्य नीति में, लेकिन यही सब मिलकर सवाल बनेंगे, इनको छोड़ के अब आगे बढ़िए। लिखिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। अब जनसंख्या संबंधी कोई भी बात आएगा उसको रोकना अल्पकालिक उद्देश्य। तो इसके 3 उद्देश्य हैं। जनसंख्या नीति 2000 के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जो सबसे दीर्घकालिक उद्देश्य है, वह है 2070 तक एक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करना है। यानी कि जितना आदमी जन्म लेगा उतना ही आदमी मरेगा। ये चल रहा था, इसका पहले टारगेट था 2045 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना था, लेकिन इसको अब हम लोग अचीवमेंट को नहीं कर पाए तो टारगेट को ही थोड़ा आगे कर दिया। चाइना तो परेशान हो गया है, चाइना तो अब फिर से ऑफर दे रहा है। हमारे 2 से 1 पर आ गया था, 1 से अधिक हुआ, अब सीधे 3 पर आया है, क्योंकि उसकी थ्योरी बदल गई है। नहीं, अब क्या है कि वो बाहर भेज रहा है, उसके टारगेट दूसरे हैं। 2-4-5 साल बाद देखिएगा, 10 साल बाद तो चाइना किसी को पकड़ में नहीं आएगा। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सीपेट है और जो उसका जो ओबोर नीति है, वो ऐसा छोटा मोटा नीति थोड़ी है। दुनिया में एक भारत के बोलने से क्या होगा, बाकी सब देश तो उसका पिछलगू बन ही जा रहा है। तब रसिया साथ में हो गया, पाकिस्तान साथ में हो गया, आप देखिएगा तो आपके चारों तरफ आपके दुश्मनी हो गए। तो वही जो पहले जो रेशम का मार्ग था ना, उसको फिर से ये बढ़िया मार्ग बना दिया। और पाकिस्तान, उसके पास इतना सरप्लस इकोनॉमी है कि वो डंप कर देता है। जो आप 25 रुपये में जो बल्ब का लरी आपके पास आ जाता है, कितना भी आप सस्ता संसाधन लगाइएगा, बना लीजिएगा भारत में, 90% कच्चा माल जो डंप कर देता है जिस रेट पर, उस रेट में भारत में जेन्युइनली नहीं मिल सकता है विदाउट प्रॉफिट भी। तो वो डंप करते हैं, वो आपको एडिक्टेड बनाते हैं। जब एडिक्टेड हो जाएगा तो बाद में तो आप कोई भी रेट दीजिएगा, और वॉल्यूमिनस होने पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी काम करता है। तो चाइना की थ्योरी है, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लिखिए। इसका दीर्घकालिक उद्देश्य है 2070 तक स्थिर जनसंख्या का स्तर प्राप्त करना, और इसका अल्पकालिक उद्देश्य है जनसंख्या नियंत्रण के जितने भी टूल्स हैं उनको संतुलित तरीके से प्रयोग करना। समाज में संतुलित तरीके से जनसंख्या नियंत्रण के उपकरणों का प्रयोग। तो क्या है कि जब बच्चा के जन्म के समय बेहतर दशा हो, या अधिक बच्चा परिवार का साइज बड़ा ना हो, इसके बारे में जागरूकता हो, ठीक है ना। और इसका एक मध्यकालिक उद्देश्य है जो TFR है, अभी 2.6 है भारत में। टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है अभी भारत में? 2.6। TFR को चूँकि जब ये आया था तो 2010 में ही इसका टारगेट था 2.1 करना। उस समय 2000 में TFR था 2.6, अभी नहीं, 2000 में टोटल फर्टिलिटी दर था 2.6। इसको 2010 तक ही करना था 2.1, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया, या फिर देखा जाएगा। TFR को नियंत्रित करना इसका मध्यकालिक दर था। देश के 7 राज्यों में 145 जिले ऐसे हैं, देखिए देश के 7 राज्यों में 145 जिले ऐसे हैं जिनको TFR की कमी लाने के लिए चयनित किया गया है। यानी टोटल यदि इन जिलों पर हम नियंत्रण कर लेंगे 145 जिलों पर, तो TFR इन टोटल फर्टिलिटी रेट पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और इन जो 145 जिलों का जो सिलेक्शन किया गया है, इनको एक विशेष मिशन के तहत बांधा गया है। लिखिए उसको, मिशन परिवार विकास। लिखिए, देश के 7 राज्यों के 145 जिलों का चयन TFR के नियंत्रण के लिए किया गया। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट के, ठीक है। तो ये जो ज़िले हैं इनका चयन किया गया है, और इस योजना को कहा गया है मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास। ऐसे ही इसमें एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब आप लोग बहुत, जननी सुरक्षा, ये सब से आप लोग परिचित होंगे। कोई दिक्कत है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब लोग जान रहे हैं क्या योजना है। जननी सुरक्षा भी वही है। एक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसको लिख लीजिए।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले से इसका शुरुआत किया गया 2017 में। ये 2017 में शुरू हुई राष्ट्रीय वयोश्री योजना, ठीक है। नेल्लौर से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में है नेल्लौर। इसमें क्या है कि जैसे कि जो तकलीफ़ होता है उम्र संबंधी, जैसे सुनने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, कई बार कुछ चलने में दिक्कत, तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, जैसे कि कम दृष्टि, सुनने में परेशानी, आँख में कम दिखाई देना, और बुढ़ापा में और क्या रोग होता है, दांत टूट जाता है, घुटना में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो इन चीज़ों से पीड़ित हैं और गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं और वृद्ध हैं, 3 सेगमेंट हो गया। ये चीज़ें भी हैं, गरीब भी हैं यानी बीपीएल हैं, और बिलो पॉवर्टी लाइन है, 3 एलिमेंट है। उनके लिए वयोश्री योजना सरकार लाई है कि उनको क्या करना है, आवश्यक उपकरण प्रदान किया जाएगा। बीपीएल एजेड एंड अशक्त है, इनकम्पैटिबल, मतलब जिसको कान से सुनने में दिक्कत है तो कान वाला डिवाइस देगा, देखने में दिक्कत है तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देगा, दांत का दिक्कत है तो बढ़िया बढ़िया दांत लगा देगा, ये सब तरह का, ठीक है। और ज़्यादा तेज़ी से हंसेगा तो दांत बाहर आ जाएगा, उसको रिप्लेस करके बोलेगा कि अगले जन्म में फिर मिलते हैं। तो आधार गृह भी महत्वपूर्ण नहीं है। उज्ज्वला योजना आप लोग जानते हैं, गैस से संबंधित है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम थोड़ा सा देख दे रहे हैं उसमें, चूँकि ये जो हम लिखा रहे हैं ना बहुत सारा आंकड़ा है, जिसमें से कुछ चयनित आपको लिखवा रहे हैं, बाकी आप इस आंकड़े के चक्कर में पढ़िएगा तो ना ये याद होगा ना वो याद होगा। महिलाओं से संबंधित एक योजना क्या है, एक कानून आया हुआ है, कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण निरोधक निषेध 2013 का अधिनियम। LSW में आप लोग को ऐसे भी इसको पढ़ना होगा आगे जाके, ठीक है। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून कब का है, 2005 का। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 का, ठीक है। सती प्रथा भारत में अब है कि नहीं है, वो तो कई बार हटा फिर आया, लेकिन कुछ दिन पहले भी एक बार सती हो गई थी राजस्थान में, एक औरत 90s में, आप लोगों को नहीं ध्यान होगा, बहुत ही मार्मिक घटना थी। तो 1987 में एक अधिनियम फिर लाया गया था, ठीक है, सती रोकथाम अधिनियम 1987, ठीक है। फिर कहीं पर यदि कोई आदमी महिलाओं का गलत प्रस्तुतिकरण कर देता है चित्र के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो उसके रोकथाम के लिए भी नियम है। ये नियमों का एक लिस्ट है। जैसे दहेज प्रथा, अभी दहेज कोई लेता है कि नहीं देता है भारत में, है ना, है, सब कोई लेता है, कोई नहीं। भारत में 1961 में पहली बार दहेज के निरोधक कानून आए थे, फिर उसको 86 में उसमें संशोधन किया गया, और इस बार 64वीं BPSC में जो लोग सफल हुए हैं, तो बिहार में अब स्पेशल प्रोविज़न आया है कि यदि दहेज लेते अपने या अपने बच्चों के शादी में भी पकड़े गए तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसलिए यदि, और ख़ास करके पुलिस सेवा वाले को, वही नहीं, जबकि उसी को चाहिए, हाँ, कुछ रोजगार कर लेगा। जिसका सब कुछ है उसको सब कुछ मिलता रहता है, जिसको कुछ भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता है। दुनिया में सबसे बड़ा लड़के के औकात का पता कब चलता है, जब बेटी का बाप यानी लड़की का बाप यदि उसके पास आएगा ना, तो आपका स्केलिंग कर देगा कि आप समाज में कहाँ पर खड़े हैं। अच्छे गुण से क्या होता है, वाइस वर्सा भी तो है, आप खूब अच्छे गुणी हैं, संस्कारी हैं, सब हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी मार्क, मतलब यदि कहा जाए फाइनेंशियली क्या है, यही आपकी मार्किंग तय करती है। नहीं तो कई ऐसे लोग हैं जो गुण में एकदम बहुत हीन हैं और करोड़ों में ले रहे हैं, तो अगला सोचता नहीं है कि हम इससे बहुत ज़्यादा गुणी हैं, अब हमको कुछ वो नहीं मिल रहा। वो परसों ही हम देख रहे थे कि एक फ़ोटो फ्रेम है, उसमें लड़की इतनी सुंदर और लड़का इतना बदसूरत है, कुछ जवाब नहीं। और उसमें कह रहा है कि फोटोग्राफर चक्कर में पड़ा हुआ। किस चक्कर में भाई, कि यदि ब्राइटनेस बढ़ाएगा तो लड़की गायब है, ब्राइटनेस घटाएगा तो लड़का गायब, ठीक है ना। यह व्यक्ति और अवसर और परिस्थिति पे डिपेंड करता है। जब अब लॉ पढ़ेंगे, आप तो लॉ के विद्यार्थी हैं, हिंदू मैरिज एक्ट भी पढ़ा होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉज भी पढ़े होंगे या मैरिज एक्ट भी पढ़े होंगे, तो उसमें इंग्लिश में लिखा जाता है हिंदू मैरिज इज अ सैक्रामेंट। क्या कहते हैं, सैक्रामेंट है, एक संस्कार है। भारतीय विवाह एक संस्कार है, जबकि मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो मुस्लिम मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट के रूल लागू होते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड,
फिर आपको रैंसम के तौर पर वो देना पड़ेगा एलिमनी, जो मेहर की रकम होती है। यहाँ दहेज दे के शादी होती है, वहाँ शादी तोड़ के दहेज मिलता है, यही ना मोटा मोटी भाषा में कहा जाता है, ऐसा होता है। तो जो सैक्रामेंट है, जो संस्कार है, उसमें क्या होता है कि डोली चढ़ के आई और कंधे पर जाऊंगी, मैं भी सारे रस्में निभाऊंगी। तो यह कंसेप्ट क्या था, परिवार की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचा कर रखता था। कई केसेज में अपवाद हो सकता है, एक आध केस में कि स्त्री जिंदगी भर वही प्रताड़ना झेलती थी, लेकिन फिर भी परिवार का फैब्रिक बहुत स्ट्रांग रहता था। लेकिन इसको जो सैक्रामेंट वाला भाव जब ख़त्म हो रहा है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट वाला भाव हावी हो रहा है। न्यूक्लियर फैमिली इज डिमांड ऑफ द आवर। आप बताइए कि पहले क्या था कि एक खेत है और 6 ठो बच्चा है, तो उसी खेत में काम कर लिया, बाबूजी भी उसी खेत से इनकम पे डिपेंडेंट है और बच्चा भी उसी पर डिपेंडेंट। लेकिन अब क्या है कि जहाँ की ज़रूरत, मान लीजिए एक धान का फसल आप करवाइएगा ना, तो मुश्किल से 20 दिन खेत में जाने और आने की ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल से 20 दिन। 4 महीना का फसल यदि है तो 20 दिन का उसमें सीरियस इंगेजमेंट है। लेकिन 6 आदमी 6 बीघा के ज़मीन पर दिन भर टटकी लगा के बैठा हुआ है कि धान निकलेगा तो हमारा भी इसमें हिस्सा होगा। बाद में जब इससे काम चलना बंद हो गया, प्रच्छन्न रोजगारी को हटाया गया, तो लोग अपना अपना अलग रोजगार शिक्षा के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से तलाशने लगे। तो एक भाई का यदि नौकरी कोयम्बटूर में है और दूसरे का त्रिपुरा में है, तो वो एक साथ कैसे रह सकता है? एक यह व्यवधान आया। दूसरा व्यवधान ये आया कि एक का इनकम यदि अपर स्लैब में है और दूसरे का लोअर स्लैब में है, तो दोनों इक्वेट करके रसिया की तरह कैसे सोवियत में रह सकता है? क्योंकि जो अधिक कमा के लाएगा, बट नेचुरली वो सोचेगा कि सब हमारे ही चलते हो रहा है। 2 दिन 4 दिन वो उसकी मानसिकता हो सकती है कि भाई ये मेरा भाई है। लेकिन जो लड़की दूसरे घर से आई है, वो कैसे समझ सकते हैं कि उसका बेटा और मेरा बेटा एक ही परवरिश में रहे? तो यह डिमांड ऑफ द आवर है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। भारतीय जो फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कहा जाता है, उसके कुछ फीचर्स हैं। उस फीचर्स में आता था पहले चूल्हा, कि चूल्हा एक जगह है तो अनडिवाइडेड है। लेकिन देखिएगा गांव के घरों में 4 खंभे हैं तो चारों खंभा पर एक एक चूल्हा लग जाता है। घर बाहर से एक दिखता है लेकिन अंदर से 4 चूल्हे होते हैं। यह डिवीज़न का शुरुआत है। लेकिन अभी भी उसको अनडिवाइडेड फैमिली ही कंसिडर किया जाता है। क्यों? तब तक जब तक शादी विवाह में आपके रिलेटिव एक जगह जुटते हैं और शामिल होते हैं, सहयोग करते हैं, तो वह हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाती है। और आज भी हमारा मानना है कि 99% घर ऐसे हैं, बाहर से जो मतभेद हो, शादी विवाह में पूरा परिवार एक हो जाता है। और यह परंपरा सनातन है, चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत। तो आप भी खुद जब शादी विवाह आपका होगा ना, सोचिएगा अलगे रहते तो ठीक रहता। लेकिन हाँ, गांव से जुड़ के रहिए और परिवार का महत्व समझिए। जब ये छूट जाता है तब इसका महत्व समझ में आता है। जो कमज़ोर है उसके साथ बैठिए, जो बुजुर्ग है उसके साथ कुछ समय बिताइए। उनके पास आपसे अधिक अनुभव है और अनुभव हमेशा ज्ञान पर भारी पड़ता है कि नहीं? चलिए, ये योजनाएं यहाँ तक कर लिए हैं, कल सारी बाकी योजनाओं को ख़त्म कर देंगे।